दोस्तों, वेस्ट एशिया की जंग अब सिर्फ मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक्स तक लिमिटेड नहीं रही। अब इस वॉर का स्केल इतना बढ़ चुका है कि दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्री एसेट्स भी इसके बीच आ गए हैं। रिपोर्ट्स और क्लेम्स के मुताबिक ईरान ने कहा है कि उसने अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे पावरफुल वॉरशिप्स शामिल है, उनको टारगेट करने की कोशिश की। पिछले कुछ हफ्तों से वेस्ट एशिया लिटरली एक बैटलफील्ड बन चुका है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के मिलिट्री टारगेट्स, मिसाइल फैसिलिटीज और कमांड सेंटर्स पर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। इजरायली ऑफिशियल्स के मुताबिक उन्होंने 2 हफ्तों के अंदर ईरान में हजारों टारगेट्स को हिट किया है। उनका कहना है कि ऑपरेशन रोरिंग लायन के दौरान मिसाइल बेजेस, लॉन्च साइट्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार अटैक्स किए गए। लेकिन पिक्चर उतनी सिंपल नहीं है जितनी स्टेटमेंट्स में दिखाई जा रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ऑलमोस्ट सरेंडर की एज पे है। उन्होंने G7 लीडर्स के साथ बात करते हुए भी क्लेम किया कि तेहरान में डिसीजन लेने वाले लीडर्स तक खत्म हो चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो रियलिटी दिख रही है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। ईरान ने सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन नहीं ली, तेहरान ने रिटेलिएशन में मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए जो इजराइल और रीजन के दूसरे टारगेट्स तक पहुंच गए। IRGC एरोस्पेस कमांड के मुताबिक ईरान ने एक फेज में 30 हैवी मिसाइल्स फायर किए, जिनमें कुछ का वेट 1 या 2 टन तक बताया गया। इन मिसाइल्स का इम्पैक्ट इजराइल के कमर्शियल हब तेल अवीव तक महसूस किया गया। आसमान में स्मोक के बड़े बादल देखे गए और कई जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए। ये क्लियर सिग्नल था कि ईरान अब भी रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी रखता है। वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ ईरान और इजराइल तक लिमिटेड नहीं रहा। इराक के कुर्दिस्तान रीजन में एक ड्रोन अटैक के दौरान एक फ्रेंच सोल्जर की मौत हो गई। ये सोल्जर वहाँ ट्रेनिंग मिशन का हिस्सा था। इस इंसिडेंट ने यूरोप को भी डायरेक्टली इस कन्फ्लिक्ट के इम्पैक्ट का हिस्सा बना दिया। टर्की ने भी एक सीरियस एलिगेशन लगाया। अंकारा के ऑफिशियल्स ने क्लेम किया कि नेटो एयर डिफेंसेस ने ईरान से लॉन्च हुए एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जो टर्की के डायरेक्शन में आ रहा था। टर्की ने तेहरान को वार्निंग दी कि अगर ऐसे अटैक्स कंटिन्यू हुए तो सिचुएशन और एस्केलेट हो सकती है। इस पूरे कन्फ्लिक्ट के बीच सबसे ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स ईरान के अंदर भी दिख रहे हैं। जब अमेरिकन और इजरायली स्ट्राइक्स ईरान के अंदर मल्टीपल लोकेशंस पर हो रही थी, उसी वक्त तेहरान, मशहद और इस्फहान जैसे शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। ये रैलीज कुद्स डे के दौरान हुई, जहां लोग ईरानियन फ्लैग्स लेकर डेथ टू इजराइल और डेथ टू अमेरिका जैसे स्लोगन्स लगा रहे थे। ये डेमोन्स्ट्रेशंस सिर्फ आम लोगों तक लिमिटेड नहीं थे। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची भी तेहरान की मार्च में नजर आए। इसका मैसेज सिंपल था, ईरान प्रेशर में है लेकिन पब्लिकली रेजिस्टेंस का नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। इसी बीच तेहरान में एक और ड्रामेटिक मोमेंट कैप्चर हुआ कुद्स डे रैली के दौरान। जब ईरान के जुडिशरी चीफ मीडिया से बात कर रहे थे, तब उनके पीछे एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि आसपास के बिल्डिंग्स हिल गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्ट्राइक में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई। वॉर सिर्फ ईरान तक लिमिटेड नहीं रहा। इजराइल ने लेबनान में भी हिजबुल्लाह के अगेंस्ट ऑपरेशंस कंटिन्यू रखे हैं। बेरूत और सदर्न लेबनान में स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई जिसमें काफी कैजुअलिटीज हुई है। ऑफिशियल नंबर्स के मुताबिक ईरान में डेथ टोल 1300 से ज्यादा पहुंच चुका है। लेबनान में भी हंड्रेड्स लोग मर चुके हैं, जबकि यूएस मिलिट्री के भी कुछ पर्सनल्स की कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई है। इस पूरे कन्फ्लिक्ट के बीच एक और इम्पोर्टेंट नैरेटिव चल रहा है, ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को लेकर क्लेम्स। यूएस वॉर सेक्रेटरी पेथ हेग्सेथ ने कहा कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, एयरफोर्स और नेवी लार्जली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उन्होंने क्लेम किया कि ईरानियन मिसाइल कैपेबिलिटी 90% तक रिड्यूस हो गई है, लेकिन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट और ग्राउंड रिपोर्ट्स इस नैरेटिव को फुल्ली कंफर्म नहीं करते। ईरान के मिसाइल लॉन्चेस और ड्रोन स्ट्राइक्स अब भी रीजन में देखने को मिल रहे हैं। ये बताता है कि ईरान की मिलिट्री स्ट्रक्चर पर प्रेशर जरूर है, लेकिन वो कम्प्लीटली कोलैप्स नहीं हुई। इसी कॉन्टेक्स्ट में यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप का मेंशन भी आता है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स अमेरिका की नेवल पावर का सबसे पावरफुल सिंबल होते हैं। एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में डजन्स फाइटर जेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, मिसाइल क्रूजर्स और सबमरीन शामिल होते हैं। अगर ईरान जैसी रीजनल पावर ओपनली क्लेम करती है कि उसने ऐसे कैरियर ग्रुप को टारगेट किया, तो इसका जियोपॉलिटिकल मैसेज बहुत बड़ा होता है। ईरान पिछले कई सालों से एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रेटेजी पर फोकस कर रहा है। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर की जगह मिसाइल्स, ड्रोन्स, नेवल माइंस और प्रॉक्सी फोर्सेस का यूज करके पावरफुल एनिमीज पर प्रेशर बनाना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी के नैरो मैरीटाइम रूट्स ईरान को स्ट्रेटेजिक लेवरेज देते हैं। अगर वहां टेंशन बढ़ता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई और शिपिंग लेन्स पर तुरंत इफेक्ट पड़ता है। इसी वजह से अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अक्सर गल्फ रीजन में डिप्लॉय
डिप्लॉय किए जाते हैं। ये प्रेजेंस एक तरह का डिटरेंस होता है, लेकिन ये भी रियलिटी है कि कन्फाइंड वाटर्स में कैरियर्स को पोटेंशियल थ्रेट्स का सामना भी करना पड़ सकता है। ईरान ने पिछले कुछ सालों में एंटी शिप मिसाइल्स, फास्ट अटैक बोर्ड्स और कामिकाजे ड्रोन्स जैसे वेपन्स डेवलप किए हैं। ये सिस्टम्स स्पेशली नेवल टारगेट्स को हिट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास ऐसे मिसाइल्स भी है जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर से शिप्स को टारगेट कर सकते हैं। अगर इनका कोऑर्डिनेटेड यूज हो तो इवन लार्ज नेवल फॉर्मेशन को भी डिफेंसिव पोस्टर लेना पड़ सकता है। इसी वजह से जब ईरान यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे कैरियर ग्रुप को टारगेट करने का क्लेम करता है तो उसका पर्पस सिर्फ मिलिट्री नहीं, साइकोलॉजिकल भी होता है। तेहरान ये मैसेज देना चाहता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो पर्शियन गल्फ और सराउंडिंग वाटर्स सेफ बैटलफील्ड नहीं रहेंगे। और यही पॉइंट ग्लोबल पावर्स को सबसे ज्यादा कंसर्न देता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से दुनिया का लगभग 20% ऑयल ट्रेड गुजरता है। अगर ये चोक पॉइंट अनस्टेबल हो जाए तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट तुरंत हिल सकते हैं। इस वॉर का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट यही है, ये कॉन्फ्लिक्ट अब मल्टीपल फ्रंट्स पर चल रहा है। ईरान, इजराइल, लेबनान, इराक और गल्फ रीजन्स सब इस चेन का रिएक्शन का हिस्सा बन चुके हैं। हर नया स्ट्राइक एस्केलेशन का रिस्क बढ़ा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ये कॉन्फ्लिक्ट इसी स्पीड से एस्केलेट करता रहा तो वेस्ट एशिया एक वाइडर रीजनल वॉर की तरफ बढ़ सकता है, और उसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, शिपिंग रूट्स, इंटरनेशनल ट्रेड और सिक्योरिटी अलायंसेस सब पर इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल एक बात क्लियर है, वेस्ट एशिया की जंग अब एक डेंजरस स्टेज पर पहुंच चुकी है। अमेरिका और इजराइल अपने स्ट्राइक्स कंटिन्यू कर रहे हैं, ईरान रिटेलिएशन दिखा रहा है और रीजन के मल्टीपल कंट्रीज इस कॉन्फ्लिक्ट के शॉक वेव्स फील कर रहे हैं। और जब एक तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन स्वॉर्म्स एक ही बैटलफील्ड पर आ जाए तो समझ जाओ कि सिचुएशन कितनी वोलेटाइल हो चुकी है। इसीलिए दुनिया की नजर अब वेस्ट एशिया पर टिक गई है, क्योंकि अगर ये वॉर और भड़कता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक रीजन तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को भी हिला सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट यही रुकेगा? अगर गल्फ वाटर्स में टेंशन और बढ़ता है तो सिर्फ मिलिट्री शिप्स ही नहीं बल्कि कमर्शियल ऑयल टैंकर्स और कार्गो शिप्स भी रिस्क में आ सकते हैं। इसका मतलब है एनर्जी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकता है, और जब ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फ्यूल प्राइसेस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। इसलिए वेस्ट एशिया की ये जंग सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक ऐसा फ्लैश पॉइंट बन चुका है जहां मिलिट्री पावर, एनर्जी रूट्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स सब एक ही जगह टकरा रहे हैं। और इसी वजह से दुनिया के बड़े पावर्स अब हर मूव को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। और इसी बीच एनालिस्ट एक और चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं, अगर गल्फ रीजन में एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और ड्रोन्स एक साथ एक्टिव हो गए तो एक छोटी सी गलती भी बड़ा मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बन सकती है। इसीलिए अब डिप्लोमेसी और बैक चैनल टॉक्स भी क्विकली चल रही है ताकि सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वेस्ट एशिया अब एक ऐसे स्टेज पर पहुंच चुका है जहां हर दिन नए सरप्राइजेस और नए रिस्क सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनेमिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।